हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी सेकेंड ईयर। सेम है हमारा फोर्थ, एक्ट है हमारा कंपनी लॉ, कोड है हमारा 4001 और क्वेश्चन नंबर है 12th। और ये क्वेश्चन हमारा जो 12वां क्वेश्चन है, 12th नंबर का जो क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आज आपका कंपनी लॉ खत्म है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है 10 नंबर के पर्पज से और 5 नंबर के पर्पज से कम 70% आने के चांस रहते हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत कम चांस रहते हैं जब ये 20 नंबर में कभी पूछा जाता है, बहुत कम चांस। लेकिन 10 और 5 नंबर में बहुत ज्यादा इसके चांस रहते हैं। इसको बहुत ही छोटे से शब्दों में समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट को हमारे क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो हमारे पर्सनल नंबर पे कमेंट करके या यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे एसएमएस करके, व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे पीडीएफ परचेज कर सकते हो। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। शक्ति बाहरी सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? ठीक है, शक्ति बाहरी सिद्धांत, पहले थोड़ा इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसा कि अभी हमने 11th नंबर की वीडियो में देखा था, हम जब कंपनी का निर्माण करते हैं तो हम दो प्रकार के नियम बनाते हैं। एक अंदर के नियम जिन्हें हम अंतर नियम बोलते हैं, ठीक है। एक नियम बनाते हैं बाहरी नियम जिन्हें हम बाहरी नियम या सीमा नियम बोलते हैं, ठीक है। और इनका विवरण हमें विवरण पत्रिका में देना होता है और इनके ही आधार पर कंपनी चलाई जाती है, ठीक है। कंपनी चलाने का मतलब इनके आधार पर ही संविदा की जाएगी। तो यहां पे कहा गया है, अगर कोई कंपनी, देखो बाहरी बोला है, अपने अंतर नियमों और बाहरी नियमों को छोड़ते हुए ना तो उसके अंतर नियम आज्ञा दे रहे हैं ना बाहरी नियम उसे आज्ञा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी वो इस प्रकार की कोई संविदा करता है तो वो संविदा क्या होगी? भंग मानी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। शक्ति बाहरी सिद्धांत का अर्थ, कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम या सीमा के बाहर या विरुद्ध किए गए कार्य को शक्ति बाहरी कार्य कहते हैं। यानी अधिनियम, कंपनी अधिनियम या सीमा के बाहर या विरुद्ध, भाई कंपनी के जो नियम है उसके बाहर या उसके विरुद्ध, भाई विरुद्ध ही तो हो गए। जब हम अंतर नियम और सीमा नियमों की आज्ञा का पालन न करते हुए हम कोई कार्य कर रहे हैं, संविदा कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? नियमों के विरुद्ध हो गया। कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 में दिए हुए नियम या सीमा के बाहर या विरुद्ध किए गए कार्य को शक्ति बाहरी कार्य कहते हैं। शक्ति बाहरी कार्य न तो अवैध होते हैं और न ही सार्वजनिक हित के विरुद्ध होते हैं। दूसरी बात यहां पे बोला है, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की संविदा कर भी लेता है तो वो ना तो अवैध होगी और ना ही वो वैध होगी, वो बीच में लटक जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आपस में ही कंपनी के जो सदस्य हैं जिन्होंने संविदा की है, आपस में ही अगर वो कोई समझौता कर लें दूसरी बात है, लेकिन इसमें कोई न्यायालय इंटरफेयर नहीं करेगा। निर्णय हमेशा पक्ष में ही जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वो कौन से पक्ष में जाएगा, आगे एक एग्जाम्पल में आपको बताते हैं। वास्तव में कंपनी के अधिकार के बाहर होने के कारण व्यर्थ और निष्प्रभावी होते हैं। भाई कोई बाहरी शक्ति है, उसके आधार पर आपने बाहरी नियम के आधार पर, ना तो आपके अंतर नियम में शामिल है ना आपके सीमा नियम में शामिल है, उसके बाहर आपने कोई संविदा कर ली तो वो क्या होगी? व्यर्थ होगी, बेकार होगी और निष्प्रभावी होगी। ठीक है, यह सिद्धांत सर्वप्रथम इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा निर्णित बाद में प्रतिपादित किया गया था। दूसरी बात, यह क्वेश्चन
यहां से भी आ जाता है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड का अर्थ बताइए। इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड पर एक बात लिखिए। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें एक केस है, ऐश्वरी रेलवे बनाम कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड बनाम रिचे। 1875 का केस है। एक कंपनी थी ऐश्वरी रेलवे, दूसरी कंपनी थी रिचे नाम के व्यक्ति की। ठीक है, इनको देखते हैं। ऐश्वरी रेलवे कंपनी रेल के डिब्बे, मशीनें व पुर्जे आदि बनाने का व्यापार करती थी। जो ऐश्वरी कंपनी थी वो रेल से संबंधित सामान का निर्माण करती थी, व्यापार करती थी फिर उनका। वहीं पर वहां अन्य मैकेनिकल, देखो यहां पे पूरा नहीं आया था तो मैंने यहां पे पूरा लिख दिया है। ठीक है, यहां पे ऐसे मत करना मैकेनिकल नहीं, इसे काट ही दो, है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग तथा जर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स का कारोबार करती थी। मतलब जहां पर ऐश्वरी रेलवे नामक कंपनी थी वहीं पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग तथा जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स कारोबार की कंपनियां भी थी। ठीक है, इस कंपनी का मतलब ऐश्वरी रेलवे कंपनी ने मैसर्स रिचे नामक एक फर्म से बेल्जियम, एक अन्य देश था, में रेल की पटरी डालने के लिए पूंजी लगाने संबंधी संविदा की थी। ठीक है, कोई स्थान था यहां पर ऐश्वर्य की कंपनी थी। ठीक है, कंपनी थी। यहीं पर पास में एक मैकेनिकल की कंपनी थी। ठीक है, यहां और भी कंपनियां थी। ठीक है, कोई बात नहीं। इस कंपनी ने इस वाली कंपनी से जो रिचे की थी, ठीक है, संविदा किस बात की थी कि बेल्जियम में रेल की पटरी बिछेंगी। ठीक है, और इन दोनों ने क्या करी, आपस में संविदा भी कर ली। संविदा कर ली थी कि ठीक है हम रेल की पटरी बिछा देंगे। और ये संविदा कैसी थी, पूंजी लगाने संबंधी संविदा थी। ठीक है, पूंजी लगाने के आधार पर थी। ऐश्वरी कंपनी ने उक्त संविदा को शक्ति बाहरी निरूपित करते हुए संविदा को खंडित कर दिया। पहले तो ऐश्वरी नामक कंपनी ने संविदा कर ली थी, फिर बाद में इसने इसको खंडित कर दिया कि मैं इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, रिचे ने कंपनी के विरुद्ध संविदा भंग का रिचे ने ऐश्वरी कंपनी के ऊपर रिचे ने कंपनी के विरुद्ध संविदा भंग का वाद पेश करते हुए इस आधार पर क्षतिपूर्ति की मांग की। संविदा शब्द जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स के भावार्थ के अंतर्गत आता है। भाई ऐश्वरी और रिचे की कंपनी ने संविदा की कि बेल्जियम में रेल की पटरी बिछेंगी, लेकिन ऐश्वरी ने क्या करा, संविदा को खंडित कर दिया। ठीक है, क्या करा, तोड़ दिया। सही है, रिचे बाद लेकर आया कि भाई जो संविदा होती है, संविदा का मतलब तो असली कॉन्ट्रैक्ट ही है। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को भंग कर दिया है ऐश्वरी ने, अब मुझे क्षतिपूर्ति दिलवाओ। ठीक है, ये कोर्ट में चला गया रिचे क्षतिपूर्ति की मांग करने के लिए। ठीक है, अतः वह कंपनी के अधिकार पत्र के भीतर है। और किस आधार पे गया रिचे कि भाई कंपनी के अधिकार पत्र में है, ठीक है, कि वो इस प्रकार की संविदा कर सकता है। उसे कैसे पता चला रिचे को, उसे ऐसे पता चला कि जो कंपनी के अन्य सदस्य उन्होंने उस संविदा पर हस्ताक्षर किए थे। कौन से सदस्य थे, जो ऐश्वरी कंपनी में पूंजी सदस्य थे, जिन्होंने पूंजी लगाकर ऐश्वरी कंपनी के सदस्य बने हुए थे, उन्होंने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहां से पढ़ेंगे दोबारा से।
रिचे ने कंपनी के विरुद्ध संविदा भंग का वाद पेश करते हुए इस आधार पर क्षतिपूर्ति की मांग की। संविदा शब्द जर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स के भावार्थ के अंतर्गत आता है, अतः वह कंपनी के अधिकार पत्र के भीतर है। भाई संविदा कॉन्ट्रैक्ट में आती है और कंपनी के अधिकार के अंतर्गत है, मुझे क्षतिपूर्ति चाहिए। उसने यह तर्क भी पेश किया कि उक्त संविदा का अंशधारियों के बहुमत द्वारा अनुसमर्थन कर दिया गया था। और रिचे ने यह भी कहा कि जो संविदा हुई थी उस पर कंपनी के जो अन्य सदस्य हैं, अंशधारी जो हैं, उन्होंने भी हस्ताक्षर किए थे। आगे बात आती है, निर्णय देते हुए हाउस ऑफ लॉर्ड केयर्स ने यह मत दिया कि उक्त संविदा कंपनी की शक्ति सीमा के बाहर होने के कारण कंपनी के प्रति शक्ति बाहरी थी, अतः वह शून्य प्रभावी थी। हाउस ऑफ लॉर्ड के जो न्यायाधीश थे, जो निर्णय दे रहे थे, लॉर्ड केयर्स, उन्होंने कहा कि जो ऐश्वरी ने जो संविदा की है वो उसके अधिकार में ही नहीं थी, वो इस प्रकार की संविदा कैसे कर सकता है। ठीक है, ये संविदा क्या है, गलत है। आपने जो संविदा कर लिया, आपने गलत काम कर लिया है, आप पहले जांच पड़ताल कर लेते अच्छी तरह से। ठीक है, वो तो ऐश्वरी कंपनी के अधिकार में ही नहीं थी, वो तो ना तो अंतर नियम में है ना सीमा नियम में, वो तो सीमा नियम के बाहर है। आप इस प्रकार की संविदा नहीं कर सकते और वो क्या है, गलत है। रिचे ने कहा कि कंपनी के अन्य सदस्यों ने तो उस पर हस्ताक्षर किए थे। अब उसकी बात आती है, उसने अपना तर्क दिया कि कंपनी के अन्य सदस्यों ने फिर हस्ताक्षर क्यों कर दिए। विद्यमान न्यायमूर्ति ने निर्णय दिया कि कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों को उद्देश्य खंड में उन उद्देश्यों का वर्णन करना होता है जिनके लिए प्रस्तावित कंपनी की स्थापना हुई है और कंपनी का अस्तित्व उन्हीं उद्देश्यों के लिए माना जाता है। उद्देश्यों के विवरण के दो प्रयोजन होते हैं। प्रथम, इसमें कंपनी की अधिकार सीमा का वर्णन रहता है। सबसे पहले कोई संविदा करने से पहले ये देखो कि कंपनी की अधिकार सीमा क्या है, कंपनी की शक्ति क्या है, कंपनी कहां तक संविदा कर सकती है, कौन से कार्य कर सकती है। दूसरा, निषेधात्मक रूप में यह स्पष्ट करता है कि कंपनी के निगमित जीवन का उपयोग वर्णित उद्देश्यों के अलावा अन्य किसी उद्देश्य से नहीं किया जाएगा। दूसरा, यह कहती है कि जो कंपनी के उद्देश्य हैं, कंपनी के जो नियमों में वर्णित हैं, उनके आधार पर ही कार्य होगा, उनसे बाहर जाकर, उनसे अलग जाकर कोई अलग उद्देश्य से कार्य नहीं कर सकती है। ठीक है, इसमें दूसरा केस है कार्टमैन बनाम बोधाम 1918। थर्ड केस है लंदन काउंटी काउंसिल बनाम अटॉर्नी जनरल। फोर्थ है टिटोर बनाम हिटवर्थ 1889। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूं, जब हम अपने आंसर में केसेस, हेडिंग्स और डेफिनेशंस ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं, तब हमें नंबर अच्छे मिलते हैं, नंबर हमारे ज्यादा आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज आपका कंपनी लॉ का जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कंप्लीटेड है। अब आप अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखना, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। साथ में आप इसी के अंदर से वेरी शॉर्ट और शॉर्ट भी तैयार करें। ठीक है, जो मैंने 12 वीडियो कराई हैं, यहीं से आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। ठीक है, आप परेशान ना होना, इनको तैयार करना, पेपर में बैठ जाना, बहुत गजब करके आओगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा लिखना, ये नहीं है कि बिल्कुल खाली पेपर छोड़ के आ जाओ और अपनी ही वहां पे पूरी लैंग्वेज लिख दो, बिल्कुल संविधान की लैंग्वेज और ये जो अधिनियम है उसकी लैंग्वेज बिल्कुल लिखो ही नहीं। ठीक है, अच्छे से पेपर करना। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।